तो नीतीश कुमार भी मिट्टी में जल्द ही मिलने वाले हैं। और ये एक उदाहरण नहीं है, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में भाजपा जिसके साथ गठबंधन करती है, आप चाहे कश्मीर से उठाकर झारखंड हो या फिर पंजाब हो या फिर महाराष्ट्र हो, जहां भी आप देख लीजिए, जिसके साथ भाजपा गठबंधन करके लड़ती है उनको खत्म कर देती है, उनको बर्बाद कर देती है। और लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी किसी भी पद पे नहीं है, मुरली मनोहर जोशी जी किसी नहीं है, उनका आवास अभी तक खाली नहीं करवाया गया है। उसी तरीके से रामविलास पासवान जी के आवास को भी नहीं खाली करवाया जाना चाहिए था। पशुपति पारस जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वजह से जो भी बयान दे दें कि नरेंद्र मोदी जी भगवान है, रामविलास पासवान जी अगर नहीं होते तो पशुपति पारस जी एक शिक्षक के अलावा कुछ नहीं होते। अगर चिराग पासवान जी के अंदर इतना ही क्षमता है तो एक अनरिजर्व सीट से चुनाव जीते और दिखाएं कि इनके अंदर कितना दम है। कि नीतीश कुमार जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटेंगे उनकी पार्टी जमींदोज हो जाएगी और उस पार्टी का कहीं अस्तित्व नहीं रहेगा। जदयू के 50% से ज़्यादा एमएलए और जो प्रमुख नेता हैं सभी भाजपा और कांग्रेस में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। उस समय 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ, उस दंगा का हवाला दे करके रामविलास पासवान जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था, ये कह करके कि भाजपा की जो सरकार है वो दंगाई है और उसने ही दंगा करवाया है गुजरात में। और रामविलास पासवान जी गुजरात में जा करके वहाँ पे मुसलमानों के घर घर में जा करके मुस्लिम पीड़ित परिवारों से मिले थे और वहाँ पे उन्होंने नरेंद्र मोदी का मुखालफत किया था। उसका खामियाजा उनको अभी भुगतना पड़ा है। वो कि नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया, उनके 5 सांसदों को तोड़ा, फिर इनके परिवार को तोड़ा और अभी उनका बंगला खाली करवा दिया गया। तो ये पुरानी नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता थी और उसी को लेकर के उन्होंने ये बदला लिया है। जबकि ये चिराग पासवान जो भाजपा के साथ मिलता है वो मिट्टी में मिल जाता है। नीतीश कुमार भी एक बयान दिए थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं मिलूंगा। तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि जो नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे एनडीए के सहयोग से, तो उस समय बड़े भाई की भूमिका में थे गठबंधन में। जदयू की ज्यादा सीटें थी और बीजेपी की कम थी। तो अभी आप जा करके देख लीजिए स्थिति क्या है। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, चिराग पासवान का बंगला खाली कराया जा चुका है। पिछले 33 सालों से वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पे अलॉटमेंट था बंगला और पिछले 33 सालों से लगभग चिराग पासवान और उनके फैमिली उस बंगले में रह रहे थे और उनकी बंगला खाली करा चुका गया है। और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रभारी रह चुके हैं अमर ज्योति, इस पर बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से चिराग पासवान का बंगला खाली कराया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बंगला खाली करवाना आज से नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी ने रामविलास पासवान से और उनके बेटे से बदला लिया है। आपको मैं बता दूं कि 2002 में जब गुजरात में दंगा हुआ था, जिस समय देश के जो प्रधानमंत्री हैं अभी नरेंद्र मोदी जी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ, उस दंगा का हवाला दे करके रामविलास पासवान जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था, ये कह करके कि भाजपा की जो सरकार है वो दंगाई है और उसने ही दंगा करवाया है गुजरात में। और रामविलास पासवान जी गुजरात में जा करके वहाँ पे मुसलमानों के घर घर में जा करके मुस्लिम पीड़ित परिवारों से मिले थे और वहाँ पे उन्होंने नरेंद्र मोदी का मुखालफत किया था। उसका खामियाजा उनको अभी भुगतना पड़ा है। वो उनका सामाजिक और राजनीतिक कद इतना ऊंचा था कि रामविलास पासवान जी को नरेंद्र मोदी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन रामविलास पासवान जी अपने बेटा को राजनीति में सेट करने के लिए एनडीए में मिले, भाजपा में मिले। जैसे ही उनसे गठबंधन किए तो वैसे ही नरेंद्र मोदी को मौका मिल गया कि रामविलास पासवान और उनके परिवार से बदला लिया जा सके। तो मैं पहले आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया, उनके 5 सांसदों को तोड़ा, फिर इनके परिवार को तोड़ा और अभी उनका बंगला खाली करवा दिया गया। तो ये पुरानी नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता थी और उसी को लेकर के उन्होंने ये बदला लिया है। जबकि ये चिराग पासवान जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी ये मोदी के हनुमान बने हुए हैं। जी, अभी भी तो वो लगातार मोदी जी के फेवर में। हाँ, तो मोदी जी के फेवर में बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा का इतिहास रहा है कि जो भाजपा के साथ मिलता है वो मिट्टी में मिल जाता है। नीतीश कुमार भी एक बयान दिए थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं मिलूंगा। तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि जो नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे एनडीए के सहयोग से, तो उस समय
बड़े भाई की भूमिका में थे गठबंधन में। जदयू की ज्यादा सीटें थी और बीजेपी की कम थी। तो अभी आप जा करके देख लीजिए स्थिति क्या है। गठबंधन में 77 विधायक भाजपा के हैं और 45 विधायक जदयू के हैं। तो नीतीश कुमार भी मिट्टी में जल्द ही मिलने वाले हैं। और ये एक उदाहरण नहीं है, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में भाजपा जिसके साथ गठबंधन करती है, आप चाहे कश्मीर से उठाकर झारखंड हो या फिर पंजाब हो या फिर महाराष्ट्र हो, जहां भी आप देख लीजिए, जिसके साथ भाजपा गठबंधन करके लड़ती है उनको खत्म कर देती है, उनको बर्बाद कर देती है। और जो समय रहते समझ जाते हैं वो बच जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कि वहां पे शिवसेना के साथ इन्होंने गठबंधन बनाया था, लेकिन समय रहते शिवसेना के जो नेता हैं उन्होंने समझदारी दिखाई और भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ा, तब जा करके आज वहां पे वो मुख्यमंत्री हैं। अन्यथा महाराष्ट्र में अभी भाजपा का मुख्यमंत्री होता। पंजाब में देखिए अकाली दल के साथ इनका गठबंधन था, अकाली दल को इन्होंने बर्बाद करके छोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी जो कि कांसीराम जी की बनाई हुई पार्टी, जिसने भाजपा के साथ एक बार गठबंधन किया, आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखिए कि बसपा का क्या स्थिति है। झारखंड में जेवीएम बाबूलाल मरांडी की एक पार्टी थी, उस पार्टी ने गठबंधन किया भाजपा के साथ। उस पार्टी को आज जा करके बाबूलाल मरांडी को जाके भाजपा में मर्ज होना पड़ा। उसी झारखंड में एक सुदेश महतो की पार्टी थी आजसू, उस पार्टी का स्थिति आज जाकर के देखिए क्या है। झारखंड में करीब करीब मान के चलिए कि खत्म हो गया है। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी को देख लीजिए, आज उसके सारे विधायक, मुकेश सहनी जी के पार्टी के सारे विधायक भाजपा में जाके विलीन हो गए। तो ये भाजपा का पुराना इतिहास रहा है कि वो जिसको साथ में लेते हैं उसको खत्म कर देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। रामविलास पासवान जी और चिराग का जो बंगला है वो तो रामविलास पासवान जी के ही नाम पे अभी तक अलॉटेड था और चिराग पासवान जी अभी तक रह रहे थे। तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी किसी भी पद पे नहीं है, मुरली मनोहर जोशी जी किसी नहीं है, उनका आवास अभी तक खाली नहीं करवाया गया है, उसी तरीके से रामविलास पासवान जी के आवास को भी नहीं खाली करवाया जाना चाहिए था। बल्कि रामविलास पासवान जी ने बहुत सारा सामाजिक न्याय का काम किया है देश में, उसको रामविलास पासवान जी के याद में संग्रहालय का नाम दे करके, संग्रहालय बना करके उसको बनाना चाहिए था, ताकि पूरे देश में उनके रामविलास पासवान जी के प्रति उनको जानने के लिए पूरे देश में एक संदेश जाता, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी जी का भी गुणगान होता। लेकिन उन्होंने ये ऐसा नहीं किया, ये शर्मनाक घटना है। अच्छा ये बताइए, चिराग पासवान पिछले कई बार से बोल चुके हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। वही उनके चाचा जो पशुपति पारस है, केंद्र में मंत्री है, वो पहले रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान को भगवान का दर्जा देते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, भगवान स्वरूप हैं। और वो पिछले दिनों उनका बयान आया कि मोदी जी में भगवान की वो छवि दिखती है। तो क्या पशुपति पारस वो अपनी जो राजनीतिक करियर बचाने के लिए अपने बड़े भाई को भूल गए? देखिए, जो व्यक्ति समय समय पे भगवान बदलता हो और जो समय समय पे अपना विचारधारा बदलता हो, वैसे लोगों का मैं कतई समर्थक नहीं हूं और न उनके बयानों का मैं कभी समर्थन करूंगा। पशुपति पारस जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वजह से जो भी बयान दे दें कि नरेंद्र मोदी जी भगवान हैं, रामविलास पासवान जी अगर नहीं होते तो पशुपति पारस जी एक शिक्षक के अलावा कुछ नहीं होते। वो शिक्षक थे और शिक्षक ही बन के मर जाते। लेकिन रामविलास पासवान जी ने उन्हें पहले विधायक बनाया, फिर सांसद बनाया, अपना सीट उनको दिया, हाजीपुर का सीट। तो ऐसा बयानबाजी से उनको, पशुपति पारस जी को बचना चाहिए, ताकि क्योंकि पूरे समाज में ये संदेश जाएगा कि रामविलास पासवान जी ने उन्हें बनाया, उन्हें सब कुछ आज रामविलास पासवान जी के ही वजह से मिला हुआ है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो रामविलास पासवान जी का अपमान होगा। अच्छा ये बताइए, मुकेश सहनी की पार्टी तोड़ दी गई, चिराग पासवान की पार्टी और परिवार दोनों तोड़ दी गई, अब इन लोगों का भविष्य कैसे देखते हैं? कोई बातचीत हुई? देखिए, मैं बता देता हूँ कि चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो या कोई भी हो, ये लोग जब तक अपना वजूद नहीं बचाएंगे, अपने घर को, अपने समाज को जब तक याद नहीं करेंगे, तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ये लोग राजनीतिक बैसाखी के सहारे अपना राजनीतिक जीवन बिताना चाहते हैं, तब तक इन लोग को इसी तरह से इनका हाल होते रहेगा। ये लोग अपना राजनीतिक वजूद बनाना चाहें तो आए, अपने समाज में, अब समाज के लिए लड़े और भाजपा के खिलाफ मजबूती से काम करें और जाके हर जगह जन जागरूकता का कार्यक्रम करें, गांवों में जाएं, अपने समाज के लोगों को बताएं कि भाजपा किस तरह से हमारे अधिकारों को हनन कर रही है, कैसे हमारे नेतृत्व को खत्म करना चाहती है और कैसे
हमारे अधिकारों को खत्म करके, नेतृत्व को खत्म करके इस देश में भगवा झंडा लहरा करके हिंदुवादी राजनीति फिर से वही मनुस्मृति का राज स्थापित करना चाहती है। ये जब तक ये लोग नहीं समझेंगे तब तक इनका यही हाल होता रहेगा, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो। अच्छा, ये बताइए, आपने बैसाखी का जिक्र किया, वो बैसाखी क्या है? बैसाखी के बारे में बताइए। चिराग पासवान और बिल्कुल, राजनीतिक बैसाखी ये है कि अगर रामविलास पासवान जी हो, चाहे जो भी ये नेता हैं, अगर इनको अभी अपना क्षमता जो है, अगर इनको देखना है और दिखाना है तो समाज के बीच में जाना होगा। नहीं तो अभी जैसे रिजर्व सीटों पे गठबंधन के सहारे जीतते आ रहे हैं, अगर चिराग पासवान जी के अंदर इतना ही क्षमता है तो एक अनरिजर्व सीट से चुनाव जीते और दिखाएं कि इनके अंदर कितना दम है, तब हम लोग मानते हैं। मुकेश सहनी को आप देख लीजिए ना भाई, वो चुनाव लड़े गठबंधन में, उनको चुनाव लड़वा के एमपी का चुनाव हरवा दिया गया, विधायक का चुनाव हरवा दिया गया। तो ये राजनीतिक बैसाखी नहीं है तो क्या है? एक बैसाखी तो है कि उनको एमएलसी भी जब बनाया गया तो सिर्फ 8 महीने और 10 महीने के कोटा वाला बनाया गया कि उनका फिर जुलाई में टर्म खत्म हो जाएगा, फिर रिन्यूअल भी नहीं होगा, फिर रिचार्ज कूपन वाला बात हो गया। अच्छा, तेजस्वी जो बोले जो बिल्कुल वही बात है। तो ये लोग राजनीतिक बैसाखी के सहारे ही अपने चल रहे हैं। इनकी ना कोई विचारधारा है और ना कोई अपना एजेंडा है जिस पे ये काम करते हैं। ये लोग बस सिर्फ सत्ता के लालच में किसी से भी गठबंधन करने को तैयार हो जाते हैं, जिसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है दोनों नेताओं को। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक सारे सदनों का सदस्य रहा हूं पर राज्यसभा सदस्य नहीं रहा हूं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो उनकी पार्टी का क्या होगा और बिहार में मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नीतीश कुमार जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटेंगे उनकी पार्टी जमींदोज हो जाएगी और उस पार्टी का कहीं अस्तित्व नहीं रहेगा। जदयू के 50% से ज़्यादा एमएलए और जो प्रमुख नेता हैं सभी भाजपा और कांग्रेस में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। उनकी पार्टी का वजूद नहीं बचेगा। और नीतीश कुमार अगर ये बोल रहे हैं कि मैं राज्यसभा जाऊंगा या फिर कहीं भी, अगर इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं छिड़ी हुई है पूरे बिहार में, तो मैं आपको बता देता हूं कि नीतीश कुमार एक सत्तालोलुप व्यक्ति हैं। उनका भी कोई विचारधारा नहीं है। वो मुख्यमंत्री रहे हो, बहुत बेहतरीन उन्होंने बिहार में काम किया है, सड़कें बनाई है, तमाम चीज़ें की हैं। भले शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में वो अभी भी फिसड्डी हैं, लेकिन नीतीश कुमार सत्तालोलुप व्यक्ति हैं। वो विधानसभा पहुंच चुके हैं, लोकसभा पहुंच चुके हैं, विधान परिषद पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा राज्यसभा बनने की हो सकती है कि वो चाहते हैं कि मरने से पहले, जिस तरह से लालू जी, सुशील कुमार मोदी जी जिस तरह से बिहार की राजनीति में चारों सदन के सदस्य रहे हैं, उसी तरह से ये भी अपने आप को चारों सदन में देखना चाहते हैं। हो सकता है कि भाजपा इनको खत्म करने के लिए इनको उपराष्ट्रपति तक बना दे, राष्ट्रपति तक बना दे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता देता हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और इनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि हमारे और भाजपा जो गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, सारे काम सही ढंग से हो रहा है। मतभेद और काम की बात आप करते हैं ना, तो ये मुख्यमंत्री जो जिस एग्रेशन और जिस तेवर में काम करते थे और जो पावर का इस्तेमाल करते थे 2019 चुनाव के पहले तक जब मुख्यमंत्री थे, 2020 चुनाव के पहले तक जब मुख्यमंत्री थे, उसके काम क्रियाकलापों में, कार्यकलापों में आप देख लीजिए। और अभी जब मुख्यमंत्री 2020 में बने हैं भाजपा के सहारे, भाजपा ने इनको अनुकंपा का मुख्यमंत्री बनाया है। इतना जान लीजिए कि जिस दिन भाजपा का अनुकंपा हट जाएगा ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। तो नीतीश कुमार के कार्यकलापों में बहुत बदलाव है। आप देखिए कि बिहार में कोई भी निर्णय हो, कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई थी, उस फिल्म पे नीतीश कुमार ने सहमति दिया या नहीं दिया उस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि जदयू के मंत्रियों का उस फिल्म के विरोध में बयान आ रहा है और उस फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री करने के लिए तारकिशोर प्रसाद जी, मुख्यमंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया कि टैक्स फ्री किया जाएगा, जबकि इसके पूर्व में भी बिहार में टैक्स फ्री बहुत सारी फिल्में हुई हैं, उसका डिसीजन नीतीश कुमार लेते थे। लेकिन अभी आप देखिए कि उप मुख्यमंत्री भाजपा के जो है तारकिशोर प्रसाद ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया और पूरे बिहार विधानसभा में सभी विधायकों को टिकट का बंटवारा किया। और तमाम जो निर्णय है, अभी आप लगातार राजनीतिक क्रियाकलापों को बिहार में जो गतिविधियां चल रही हैं सरकार के द्वारा, आप देख लीजिए उसमें नीतीश कुमार का इन्वॉल्वमेंट कम होता है और भाजपा का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। तो नीतीश कुमार अब मान के चलिए कि बिहार से खत्म हो चुके हैं। अच्छा, तो नीतीश कुमार मान के चलिए बिहार से खत्म हो चुके हैं, ऐसा कहना है आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रभारी अमर ज्योति का। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।